अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंडोक्राइन ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए यूज़ होती है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी का इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो ग्लैंड्स के ऊपर कंसिस्ट है, जिनमें स्पेशलाइज्ड सेल के क्लस्टर हार्मोन्स बनाते हैं जिनको हम केमिकल ट्रांसमीटर्स बोलते हैं, और वो केमिकल ट्रांसमीटर्स सीक्रेट करती हैं ग्लैंड्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। और जिस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, यानी बॉडी की इंटरनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। यही है सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। और अगर हम बात करें इनकी ड्रग्स की, तो इनकी 3 कैटेगरी में ड्रग्स डिवाइडेड हैं। नंबर 1 पर जो ड्रग्स की कैटेगरी इसमें आती हैं, नेचुरल हार्मोन्स एंड देयर सिंथेटिक हार्मोन्स, यानी सिंथेटिक एनालॉग। यानी एक नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो नेचुरली हम किसी भी एनिमल से लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। और दूसरे होते हैं सिंथेटिक एनालॉग, यानी वो हार्मोन्स जो हम उनके जैसे सेम टू सेम बना सकते हैं बाहर, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन हो गई। ओके। उसके अलावा हार्मोन लाइक सब्सटेंस, यानी हार्मोन जैसे सब्सटेंस को यूज़ करते हैं डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। और उसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो है ड्रग्स दैट स्टिमुलेट और सप्रेस हार्मोन सिक्रेशन, यानी वो ड्रग्स जो हार्मोन सिक्रेशन को या तो स्टिमुलेट करे या फिर सप्रेस करे। तो ये 3 कैटेगरीज की ड्रग्स यूज़ होती हैं एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। इसमें से आज हम डिस्कस करेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग्स को। ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग और ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम एंटी डायबिटिक को डिस्कस करेंगे। पहले इनका इंट्रो करते हैं। तो इंसुलिन जो कि एक पैनक्रियाटिक हार्मोन है, और ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग, ये दोनों क्लासीफाई किए गए हैं एज हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, क्योंकि हाइपो का मतलब होता है कम या फिर लोअर, ग्लाई का मतलब है ग्लूकोज, और ईमिया का मतलब है ब्लड, यानी जो ड्रग्स ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज़ करती हैं उनको हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बोलते हैं। देन है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन आल्सो पेनक्रियाटिक हार्मोन है जो कि क्लासीफाई किया गया है एज हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग। हाइपर का मतलब है इंक्रीज, और ग्लाइसेमिक का मतलब है ग्लूकोज की लेवल ब्लड में। तो हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग ग्लूकोज की लेवल ब्लड में इंक्रीज करते हैं, इसलिए ग्लूकागोन को क्लासीफाई किया गया है एज हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग। क्लियर है? सबसे पहले हम डिस्कस करें ये डायबिटीज़ मेलाइटस हैं क्या, जिनके ऊपर ये ड्रग्स यूज़ की गई हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस को सिंपली हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ये एक क्रोनिक डिजीज़ है इंसुलिन डेफिशिएंसी की और रेजिस्टेंस की। इंसुलिन डेफिशिएंसी यानी बीटा सेल्स जो पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से डिस्ट्रॉय होने के बाद इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है। और दूसरी रेजिस्टेंस का मतलब है जो इंसुलिन को के रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो फंक्शनल लेस हो गए हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन तो बॉडी में इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन उसके रिसेप्टर्स यूज़फुल नहीं है। दैट्स वाई इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये 2 कंडीशन हो सकती हैं, और इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हमें पता है कि जो इंसुलिन है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई है तो उसकी वजह से ये जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसको हम सिंपली डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। अब इस डिजीज़ के 2 प्राइमरी फॉर्म्स होते हैं, एक है टाइप 1 और दूसरी है टाइप 2। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं, क्योंकि टाइप 1 वाले पेशेंट को डायरेक्ट इंसुलिन देकर ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन बॉडी में नहीं बनती, इसकी वजह से डायरेक्ट हम इनको इंसुलिन देकर ठीक कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। देन टाइप 2 में जो इंसुलिन है वो इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन रिसेप्टर्स काम नहीं करते, इसीलिए इनको इंसुलिन की नीड नहीं होती। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट था डायबिटीज़ मेलाइटस का। ओके। अब हम वो देखेंगे कि
ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कौन सी कंडीशन की वजह से, कौन सी सिचुएशन की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है इन डायबिटिक पेशेंट, यानी जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है उसमें ग्लूकोज की लेवल क्यों डिक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले हाई डोज लेना एंटी डायबिटिक ड्रग का। ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, यानी वो ड्रग्स जो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज़ करती हैं। अगर एंटी डायबिटिक ड्रग्स का डोज हाई हो गया उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज़ होती है। सेकंड, इंक्रीज़ इन एक्टिविटी, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से एनर्जी ज़्यादा नीड होती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो यूज़ होता है एज एनर्जी, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ग्लूकोज बॉडी में कम पड़ जाता है। देन थर्ड कंडीशन जो है नॉन कंप्लायंस विथ ड्रग थेरेपी, यानी ड्रग थेरेपी के साथ वो नॉन कंप्लायंस होती है। फॉर एग्जांपल टेकिंग एन एंटी डायबिटिक ड्रग बट नॉट ईटिंग आफ्टरवर्ड। क्लियर है। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज़ हो जाती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट पे। ओके, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन को, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हम इंसुलिन देकर ट्रीट करते हैं। इंसुलिन क्या है, ये एक हार्मोन है जो कि पैनक्रिया से रिलीज़ होता है, पैनक्रिया के बीटा सेल से रिलीज़ होता है। अब पेशेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज़ रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन की नीड होती है अपने बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में लेके आने के लिए। उसके अलावा जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें भी इंसुलिन कभी कभी यूज़ की जाती है, पर डिफरेंट सर्टेन सिचुएशन में, जैसे कि कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई जिसमें सर्जरी वगैरह हो गई, तो उस कंडीशन में हम इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल में लाने के लिए। क्लियर है। अदरवाइज़ हम टाइप 2 डायबिटीज़ को इंसुलिन की थेरेपी नहीं देते। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंसुलिन। टाइप्स ऑफ इंसुलिन में आ जाते हैं सबसे पहले रैपिड एक्टिंग, यानी जो जल्द से जल्द अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं, जिसका जो एग्जांपल है वो है लिस्प्रो। देन सेकंड है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जैसे कि रेगुलर इंसुलिन हो गई हमारी। उसके अलावा इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जिसमें एनपीएच इंसुलिन आ जाती है। और लास्ट है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जिसका जो एग्जांपल है वो है ग्लेरगिन। ओके, तो ये टाइप्स थे इंसुलिन के रेट के हिसाब से। नाउ हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी वो जो बॉडी है वो किस तरह से ट्रीट करती है इंसुलिन को। ओके, सो हाउ ड्रग सर्कुलेट इन बॉडी, इसको हम डिस्कस करेंगे। इंसुलिन जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जब हम उसको ओरली लेते हैं, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देती है, उनको तोड़ देती है बिफोर द रीचिंग इन ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने से पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रोटीन को ब्रेक कर देती है। दैट्स वाई हम इंसुलिन को ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ से वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। उसके अलावा ऑल इंसुलिन जो है वो दी जाती हैं सबक्यूटिनस रूट से। ठीक है, सबक्यूटिनस इंजेक्शन से वो दी जाती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सबक्यूटिनस इंसुलिन वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंजेक्शन साइट। अब जो क्यूटिनस वाली एब्जॉर्प्शन है इंसुलिन की वो वेरी करती है, डिफ़र करती है अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन साइट, यानी कौन सी साइट पर आपने इंजेक्शन लगाई है उसके हिसाब से ही उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर ब्लड सप्लाई कितना है उस एरिया में, और उसके अलावा डिग्री ऑफ टिश्यू हाइपरट्रोफी कितनी है उस एरिया में। तो इन 2 कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। देन लास्ट में हम आईवी में भी इंसुलिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन में आल्सो भी गिवन आईवी एज वेल एज इन डायलिसेट फ्लूइड इन्फ्यूज्ड इनटू पेरिटोनियल कैविटी। जो डायलिसेट फ्लूइड है जो कि यूज़ किया जाता है डायलिसिस के लिए, ठीक है, तो उनके डायलिसिट फ्लूइड में इंसुलिन को इन्फ्यूज़ करके पेरिटोनियल कैविटी में उन पेशेंट को दी जाती है इंसुलिन थेरेपी डायलिसिस थेरेपी में। ओके, तो ये तो हो गई इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। सो आफ्टर एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम, अब इंसुलिन जो है वो ब्लड स्ट्रीम्स में आ गई हैं, उसके बाद इसकी अब डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। सो इंसुलिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में इंसुलिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके अलावा जो इनकी इंसुलिन की रेस्पॉन्सिव टिश्यूज़ हैं
जो इंसुलिन रेस्पॉन्सिव टिश्यूज़ हैं दे आर लोकेटेड इन द लिवर, एडाइपोज टिश्यू एंड मसल। ये 3 वो एरिया हैं जो इंसुलिन रेस्पॉन्सिव टिश्यू है, यानी जो इंसुलिन को यूज़ करते हैं। सो इंसुलिन डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबोलाइज होती है। तो मेटाबोलाइजेशन इंसुलिन की सबसे पहले लिवर में होती है, उसके अलावा उसका थोड़ा अमाउंट किडनीज और मसल्स में होता है। मेटाबॉलिज्म के बाद इंसुलिन की एक्सक्रिएशन होती है इन फीसिस एंड यूरिन। तो ये सिंपल इंसुलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स थी, यानी जो बॉडी है वो किस तरह से इंसुलिन को ट्रीट करती है, जिसमें इसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और लास्ट में एक्सक्रिएशन आ गई। ओके, अब हम इसकी डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब है कि जो ड्रग है वो किस तरह से बॉडी में एक्ट करती है, हाउ ड्रग एक्ट इन द बॉडी। ये ऑपोजिट है फार्माकोकाइनेटिक्स से। फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी क्या कर रही थी ड्रग के साथ, और फार्माकोडायनामिक में वो ड्रग क्या कर रही है हमारी बॉडी के साथ, उसका एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंपल आप इसको बोल सकते हैं। सो इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक यानी बिल्डिंग हार्मोन, यानी जो हार्मोन 2 चीज़ों को मिलाकर उससे कोई तीसरी न्यू चीज़ बनाए उसको हम एनाबॉलिक बोलते हैं। तो इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोजन। इंसुलिन का जो सबसे पहला काम है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है एज ग्लाइकोजन इन लिवर। अब किस तरह से इंसुलिन करता है ग्लूकोज को, नीचे इसका डायग्राम है, उसको भी हम समझते हैं पेज 406 पे, इसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो सेकंड है इसका फंक्शन, एन इंक्रीज इन प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस। अब सिंथेसिस यानी इनकी सिंथेसिस हो रही है, यानी ये हार्मोन एनाबॉलिक है, तो प्रोटीन और फैट की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है इंसुलिन। सेकंड पे ये इसका फंक्शन हो गया। थर्ड पे जो इसका फंक्शन है, डिसेलरेशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड फैट। डिसेलरेशन यानी कम करना, किसी चीज़ कोई चीज़ एसिलरेशन से ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है किसी की ब्रेकडाउन, तो इसका काम क्या है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज को सेव करना ग्लाइकोजन में, और प्रोटीन एंड फैट की सिंथेसिस को इंक्रीज करना। लेकिन ये ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड फैट की ब्रेकडाउन को डिक्रीज भी करता है, जिसकी वजह से बॉडी की जो ग्लूकोज की लेवल है वो नॉर्मल लेवल में आती है। देन लास्ट में इसका जो फंक्शन है ये बैलेंस करता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, क्योंकि फ्लूइड अब यहाँ पर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से आ गए, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर बॉडी में ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाए, ठीक है, तो ग्लूकोज की लेवल अगर पूरी बॉडी में हाई हो जाए तो वो यूरिन में भी आ जाती है। तो जितना किडनी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है उतना तो कर सकती है, लेकिन ग्लूकोज अब ज़्यादा अमाउंट में है इसीलिए वो यूरिन में भी आ जाता है। जब यूरिन में ग्लूकोज होता है तो वहाँ पर उस यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो वो यूरिन वाला फ्लूइड है वो अगेन दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अपने ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अगर इंसुलिन प्रेजेंट होगा तो ये कंडीशन अकर ही नहीं होगी, जिसकी वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी बैलेंस कंडीशन में होगी। क्लियर है? तो ये 4 एक्शन है किसके, इंसुलिन के हमारी बॉडी में। उसके अलावा अल्दो इट हैज़ नो एंटी डायूरेटिक इफेक्ट, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट इसके पास नहीं है, लेकिन इंसुलिन कैन करेक्ट द पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है, एंड पॉलीडिप्सिया का मतलब है एक्सेसिव थर्स्ट। अब एक्सेसिव यूरिनेशन क्यों हो रही है, ये वही कंसेप्ट है, यूरिन में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो मज़ीद इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की, उतना ज़्यादा अमाउंट में यूरिन की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। अब एक्सेसिव यूरिनेशन होगी तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें थर्स्ट फील होगी, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया यानी एक्सेसिव थर्स्ट। ये एसोसिएट होते हैं विथ osmotic diuresis that can occur with hyperglycemic by decreasing the blood glucose level. क्लियर है?
इंसुलिन आल्सो फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द सेल। उसके अलावा जो इंसुलिन का काम है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम की लेवल है उनको, उनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है सेल्स के अंदर। ठीक है, जो बाहर पोटेशियम प्रेजेंट है उसको सेल्स के अंदर मूव करवाता है इंसुलिन। तो ये इसकी फार्माको डायनामिक्स थी। नाउ इसकी हम फार्माकोथेरेपेटिक्स को डिस्कस करेंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का मतलब है कि जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से यूज़ होती हैं और कौन सी कंडीशंस के लिए यूज़ होती हैं। तो इंसुलिन जो है वो इंडिकेटेड है सबसे लिए टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 वाले पेशेंट को हम इंसुलिन देते हैं, डायरेक्ट इंसुलिन देते हैं क्योंकि उनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़। अब वैसे तो हम टाइप 2 वाले पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ व्हेन अदर मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हैव फेल्ड, यानी जो दूसरे मेथड्स हैं ब्लड ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करने के लिए वो अब काम नहीं कर रहे हैं और कंट्रा इंडिकेटेड हैं, तो उस कंडीशन में हम इंसुलिन दे सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ व्हेन ग्लूकोज लेवल आर एलिवेटेड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस। इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, सर्जरी हो गई या फिर कोई मेडिकेशन थेरेपी हो गई, तो उस कंडीशन में टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को हम इंसुलिन दे सकते हैं। ओके, टाइप 2 डायबिटीज़ व्हेन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग आर कंट्रा इंडिकेटेड बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और हाइपर सेंसिटिविटी। अब किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ है लेकिन उसकी जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं वो कंट्रा इंडिकेटेड है, किसकी वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से या फिर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, तो इस कंडीशन में भी हम इंसुलिन देख सकते हैं टाइप 2 वाले पेशेंट को। ओके, तो ये वो इंडिकेशन से, वो कंडीशन से जिसके लिए हम इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं। देन है इसकी कॉम्प्लिकेशंस। इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सो इंसुलिन इट आल्सो यूज टू ट्रीट 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विच इज़ मोर कॉमन विथ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाती है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती एनर्जी के लिए, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए हार्मोन इंसुलिन चाहिए होता है जिसकी डेफिशिएंसी है, तो वो हार्मोन प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से जो फैट है वो ब्रेक डाउन होता है। फैट की ब्रेक डाउन होने के बाद कीटोन बॉडीज़ बनती है जिसके ज़्यादा अमाउंट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाती है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इंसुलिन यूज़ किया जाता है। ओके, उसके अलावा हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, ये मोस्टली कॉमन होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, इंसुलिन प्रेजेंट होती है लेकिन जो रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट नहीं होते, इसकी वजह से यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ कम मिकदार में बनती है, इसीलिए ये क्या है, हाइपर ओस्मोलर क्यों हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा है, इसीलिए ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होने की वजह से ब्लड की ओस्मोलरिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें ग्लूकोज की लेवल भी इंक्रीज़ होती है, इंसुलिन की भी लेवल इंक्रीज़ होती है, जो कि दोनों कंडीशन बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। ओके, तो इन 2 कंडीशंस को यूज़ करने के लिए इंसुलिन यूज़ किया जाता है, और ये दोनों कॉम्प्लिकेशन से डायबिटीज़ मेलाइटस की। अब ये वो डायग्राम है जो हमने ऊपर बोला कि हम इसको डिस्कस करेंगे। हाउ इंसुलिन एड्स ग्लूकोज अपटेक। अब इस इलस्ट्रेशन से आप ये समझ पाएंगे कि इंसुलिन जो है वो किस तरह से ग्लूकोज को अपटेक करवाता है सेल से। जो ग्लूकोज हैं वो अपने आप सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाते। ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंटर होने के लिए इंसुलिन की नीड होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेल है और सेल के अंदर ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल प्रेजेंट है ब्लू कलर वाला। उसके बाद ये येलो कलर के स्मॉल बाहर
ग्लूकोज प्रेजेंट है और सेल के बाहर ये इंसुलिन रिसेप्टर है, लेकिन यहाँ पे अभी तक इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है। जो जब इंसुलिन इसके साथ बाइंड होगी तब ये चैनल ओपन होगा और ग्लूकोज अंदर जाएगा सेल के। ओके, तो सेकंड कंडीशन में क्या है, नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। बीटा सेल से कौन रिलीज होता है, इंसुलिन। इंसुलिन बाइंड्स द रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल। जो टारगेट सेल्स हैं उसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर है जिसके ऊपर इंसुलिन आके बाइंड हो जाता है। इंसुलिन एंड इट्स रिसेप्टर फर्स्ट मूव टू द इनसाइड ऑफ सेल। ये देख रहे हैं ना आप, सबसे पहले जो इंसुलिन है और इसका रिसेप्टर है ये सेल के अंदर इनसाइड मूव करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, विच एक्टिवेट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड चैनल टू मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल। ये इंसुलिन और उसके जो रिसेप्टर है ये बाइंड होकर अंदर जाते हैं, अंदर जाके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल को एक्टिवेट करते हैं कि वो आके सरफेस तक मूव करके आए। ठीक है, जब वो सरफेस तक मूव करके आएगा उसके बाद क्या होगा, दिस चैनल अलोज टू ग्लूकोज एंटर द सेल। इसके बाद जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर होगा। देन द सेल कैन देन यूज़ द ग्लूकोज फॉर मेटाबॉलिज्म। क्योंकि हमें पता है एनर्जी हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन यूज़ होता है एनर्जी के लिए, ग्लूकोज यूज़ होता है। इसीलिए ग्लूकोज का सेल के अंदर एंटर होना लाजमी है और उसको एंटर कौन करवाता है, इंसुलिन करवाता है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्लूकोज के जो चैनल है वो ओपन है, जिसके बाद ये जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। सो नाउ ग्लूकोज इज़ अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म, जो कि फर्दर में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर मेटाबोलाइज होंगे और एनर्जी की फॉर्मेशन बनेगी। क्लियर है, तो इस तरह से इंसुलिन ग्लूकोज की अपटेक करवाता है सेल्स के अंदर। देन इंसुलिन इज आल्सो यूज टू ट्रीट सिवियर हाइपरकेलीमिया। अगर हाइपरकेलीमिया का मतलब है ब्लड में पोटेशियम की लेवल ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। इन पेशेंट विदाउट डायबिटीज़, यानी पेशेंट में डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उसके सीरम में पोटेशियम की लेवल इंक्रीज़ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इंसुलिन यूज़ किया जाता है। सो पोटेशियम मूव्स with glucose from the bloodstream into the cell, lowering the serum potassium level। अब यहाँ पर आप देखें, जिस तरह से ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहा है, इसी तरह से बाहर जो पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी सेल के अंदर ग्लूकोज के साथ चला जाता है, जिसकी बात जो बाहर सीरम में पोटेशियम की लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और वो डिक्रीज़ कौन करवाता है, इंसुलिन करवाता है। क्लियर है, सो insulin can be used in patient without diabetes to treat severe hyperkalemia, यानी पोटेशियम लेवल हाई हो जाए ब्लड में, उसको हम हाइपरकेलीमिया बोलते हैं। ओके, देन है इसकी लास्ट ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है कि इंसुलिन कौन कौन सी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करके एक्टिविटी को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करती हैं। सो सम ड्रग इंटरेक्ट विथ इंसुलिन, कुछ ड्रग्स हैं जो इंसुलिन से इंटरेक्ट करती हैं। उसके अलावा अल्टरिंग इट्स एबिलिटी टू डिक्रीज़ द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसके बाद वो ड्रग्स क्या करती हैं, उसकी एबिलिटी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करने की होती है उसको अल्टर करती हैं। अदर ड्रग्स डायरेक्टली अफेक्ट ग्लूकोज लेवल, और दूसरी ड्रग्स जो हैं वो डायरेक्टली ग्लूकोज की लेवल को अफेक्ट करती हैं, जिसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आ जाते हैं। देन सैलिसाइलेट्स, एल्कोहल, सल्फा ड्रग्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, प्रोप्रेनालोल एंड ग्वाइनथिडाइन एंड मोनोअमाइन ऑक्साइड इनहिबिटर्स में इंक्रीज द हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, यानी ये कुछ ज़्यादा ही इंसुलिन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी यानी जो इफ़ेक्ट है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है इन ड्रग्स की वजह से। तो इन ड्रग्स को आपने नहीं लेना इंसुलिन के साथ। ओके, देन है इसकी सेकंड जो ड्रग्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और
सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, आइसोनियाजाइड, थायराइड हार्मोन, नियासिन, फुरोसिमाइड एंड थायाजाइड डायूरेटिक्स में रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया। ये सारी ड्रग्स इंसुलिन की एबिलिटी को डिक्रीज करती हैं, इनकी रिड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलिन का इफेक्ट होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया वाला हो जाता है, यानी वो ब्लड की ग्लूकोज को कम नहीं कर पाता, उल्टा ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर में प्रोलॉन्ग द हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। जो बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर हैं ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को, इंसुलिन का जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, मज़ीद बढ़ाते हैं। और उसके अलावा दे में मास्क साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ये ड्रग्स हाइपोग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम्स को छुपा भी सकते हैं। ओके, तो ये इसकी ड्रग इंटरेक्शन थी, यानी इन ड्रग्स के साथ इंसुलिन इंटरेक्ट करके या तो अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, या तो डिक्रीज़ करता है, या फिर प्रोलॉन्ग कर देता है। क्लियर है। देन लास्ट है इसका एडवर्स रिएक्शन, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स रिएक्शन क्या है। सो इंसुलिन के एडवर्स रिएक्शन है सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन ले ली है, और उसके अलावा इसका जो एडवर्स रिएक्शन है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया ही है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज़ करना बिलो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, देन है सोमोगी इफेक्ट। अब सोमोगिया इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया फॉलोड बाय रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी सबसे पहले जो ग्लूकोज की लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसके बाद सेम वहाँ पर उसको कौन फॉलो करता है, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी पहले ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज फिर एलिवेट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं, जब आप इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं तो उस साइट पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर हो सकते हैं। उसके अलावा लिपोडिस्ट्रोफी यानी डिस्टर्बेंस इन फैट डिपोजिशन, फैट की डिपोजिशन में डिस्टर्बेंस हो सकती है। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंट, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन को नहीं पहचान पाते, इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, तो ये भी इसका एडवर्स रिएक्शन है। तो ये सारा आज हमने डिस्कस किया इंसुलिन को। आई होप कि आपको आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।